ऊष्मागतिकी में बच्चों हम लोगों ने प्रथम नियम पढ़ लिया, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू, क्यू, इन सब की गणनाएं हमने पढ़ ली। लेकिन जो मेन उद्देश्य था हमारा ऊष्मागतिकी पढ़ने का वो ये था कि हमें ये पता लग पाए कि कौन सा प्रक्रम वास्तविकता में अपने आप हो जाता है और कौन सा अपने आप नहीं हो पाएगा। यानी हम अभिक्रिया कराने के पहले, हमारा मेन उद्देश्य जो था, अभिक्रिया कराने के पहले हम ये पता लगाना चाहते थे कि अभिक्रिया कराने के पहले ही हमें ये पता हो कि भैया ये अभिकर्मक अभिक्रिया करके उत्पाद में अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे या हमें कराना पड़ेगा। यानी हम स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें अभी तक कहीं उसका कोई आइडिया नहीं है। हम केवल एनर्जी चेंजेज, ऊर्जा परिवर्तन की बात कर पाए हैं। अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी, अपने आप हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने इसमें एक डायरेक्शन की बात जरूर की है कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की जगह से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। परंतु ऐसे कई प्रक्रम हमने देखे जो ऊष्मा अवशोषित हो रहे थे लेकिन अपने आप होते हैं। कई प्रक्रम ऐसे देखे जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है फिर भी अपने आप नहीं होते। तो अभी तक हम दुविधा में हैं और हमारा जो पुराना फंडामेंटल है ऊष्मागतिकी के पहले वाला कि उच्च ऊर्जा से कम ऊर्जा स्तर की तरफ तंत्र हमेशा अपने आप भागता है, वो अभी तक फिक्स्ड नहीं हुआ है। राइट, हम यही देखना चाह रहे हैं तंत्र अपने आप किस दिशा में भागता है। इसी को हम स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और हमने एक उत्क्रमणीय प्रक्रमों का एक चक्रीय प्रक्रम तैयार किया और उसके लिए हमने उसे बेसिकली कार्नोट साइकिल का नाम दिया, कार्नोट इंजन जिस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। और उस साइकिल को हमने अध्ययन करने की कोशिश की और वहाँ पर बात की कि देखो क्या होता है। राइट, तो आइए, आज का हमारा हेडिंग है बच्चों कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र या कार्नोट इंजन भी आप लिख सकते हैं, जो भी चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसमें हमने 4 प्रक्रम लिए हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम हैं सारे, और इस तरह से लिए हैं चारों एक के बाद एक, ताकि हमारी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं एक दूसरे से मिल जाएं। तो कैसे प्रक्रम लिए हैं हमने, एक ग्राफ द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राफ की सारी बात में हम अच्छे से कर ही चुके हैं। इस तरह के हमारे पास ये 4 प्रक्रम है। पीवी डायग्राम पर मैंने ये प्रक्रम आपको दिखाए हैं। राइट, ध्यान से देखेंगे हम लोग। मैं नंबरिंग कर देता हूँ A B C D। राइट, और अब यहाँ पर प्रक्रम रखता हूँ। हम प्रारंभ में A से चलेंगे। राइट, तो AB जो है हमारा उत्क्रमणीय समतापीय है। मैं उत्क्रमणीय के लिए जगह रिवर्सिबल लिख रहा हूँ। रिवर्सिबल समतापीय प्रक्रम है। दूसरा प्रक्रम जो कि हमारा BC है वो है रिवर्सिबल रुदोष्म प्रक्रम है। तीसरा प्रक्रम जो कि हमारा CD है वो है आपका रिवर्सिबल राइट समतापीय। और DA चौथा प्रक्रम है आपका रिवर्सिबल रुदोष। यानी हमने 2 ही तरह के प्रक्रम काम में लिए। अच्छा, और अच्छे से बात करें तो AB में हो रहा है प्रसार, डायग्राम आप देखकर बता सकते हैं। BC में भी हो रहा है प्रसार। CD में अगर आप ध्यान से देखें तो हो रहा है संकुचन। और DA में भी हो रहा है संकुचन। वो थोड़ा सा आपको कम नजर आ रहा है लेकिन संकुचन ही है, कुछ इस तरह की कहानी है। ठीक, तो ये 4 अलग अलग प्रक्रम हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऊष्मा तो एक जगह आएगी, एक जगह जाएगी और 2 जगह आएगी जाएगी नहीं। इन चारों प्रक्रम की हम अगर अलग अलग बात कर लें तो हमें पता है AB समतापीय है, तो TA बराबर TB। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, TA बराबर TB बराबर मैंने लिख दिया T1। और CD भी समतापीय है तो TC बराबर TD बराबर मैंने लिख दिया T2। अच्छा, और भी हमें कुछ चीज़ें पता हैं जो मैं पहले से ही लिखना चाहता हूँ, वो ये कि BC एक रुदोष्म प्रसार है। BC क्या है, एक रुदोष्म प्रसार। और हम जानते हैं कि रुदोष्म प्रसार में हमेशा गैस ठंडी हो जाती है। राइट, तो ये तो समतापीय की प्रॉपर्टी लिखी। दूसरा, मैं यहाँ पर कारण देकर लिख रहा हूँ, चूंकि BC रुदोष्म प्रसार है
अर्थात आदर्श गैस ठंडी हो जाएगी देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि T1 बड़ा है और T2 छोटा है, कुछ इस तरह की बात हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बात करनी है एक अलग इस प्रक्रम की, कितनी ऊष्मा ली, कितना ये कार्य वार्य की गणनाएं करनी है। तो एक एक प्रक्रम उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले AB से बात करते हैं। AB प्रक्रम की अगर हम बात करेंगे तो AB क्या है हमारे पास, समतापीय प्रसार है। तापमान मैंने T1 मान लिया है। कार्य अगर हम लिखते हैं मोल n मानकर तो WAB बराबर, जो कि माइनस QAB के बराबर होगा, क्योंकि AB समतापीय है तो डेल्टा UAB 0 हो जाएगा, राइट। माइनस QAB बराबर माइनस nRT1 ln VB बाय VA, ये हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, Q आ गया, W आ गया। Q आपका पॉजिटिव आ रहा है, VB बड़ा है, ये ln 1 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है, प्रसार हो रहा है। तंत्र आप क्या कर रहा है, परिवेश से ऊष्मा ले रहा है, ठीक, और कार्य के रूप में आउटपुट दे रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऊष्मा ली, मैं इसे QAB लिख सकता हूँ, और कार्य बाहर किया, ठीक है भैया। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं BC प्रक्रम की। तो जरा BC प्रक्रम की बात कर लें। हम जानते हैं BC क्या है, रुदोष्म प्रसार है, उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रसार है, यानी PV गामा लग जाएगा। कार्य की बात करेंगे तो QBC तो 0 हो गया क्योंकि रुदोष्म है, तो डेल्टा UBC बराबर WBC, और WBC बराबर माइनस NR। डेल्टा T आप लिख सकते हैं, तो डेल्टा T हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, घट जाता है, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जब आप बात कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा माइनस 1 माइनस गामा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कार्य आ गया। अगर आप इसकी बात करें, अगर गामा में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है और डाउटफुल है तो आप गामा की जगह CV में भी लिख सकते हैं, डेल्टा T के फॉर्मूले से। कुछ लोगों को CV के फॉर्मूले में डाउट है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर क्या होगा, NCV डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा, NCV का वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारा WBC हो गया, राइट, डेल्टा UBC के बराबर। आपको पहले से ही पता है T2 छोटा है, T1 बड़ा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करें CD की। CD प्रक्रम एक संकुचन प्रक्रम है। डेल्टा UCD समतापीय होने के कारण 0 हो जाएगा। इसका मतलब WCD बराबर माइनस QCD बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, वही फिर से समतापीय के वर्ग का फॉर्मूला, मोल तो फिक्स है, तो माइनस NR अब की बार T2, और इधर आ जाएगा VD बाय VC, राइट। VD छोटा है, VC बड़ा है, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना जाएगा, यानी यहाँ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, राइट। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, यहाँ से ऊष्मा बाहर आ रही है QCD, और तंत्र कार्य के रूप में ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर तंत्र केवल कार्य के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, कोई परिवेश से कोई ऊष्मा ग्रहण नहीं कर रहा है। अब बात रह गई हमारे पास केवल आखिरी प्रक्रम DA की। आइए बात करते हैं DA की। DA फिर से QDA 0 हो गया क्योंकि रुदोष्म है, राइट। अब हम बात करें तो QDA, तो डेल्टा UDA, डेल्टा UDA की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा WDA, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCV R अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन इंटू T2 माइनस T1, तो TA माइनस TD, TA माइनस TD मतलब T1 माइनस T2। ये हमारे पास चारों प्रक्रम में Q, W और
डेल्टा यू की गणना हो गई बहुत सिंपल तरीके से। अब काफ़ी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो अब हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है कि हमारी कैसे गणना है कैसे नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने गणनाएं यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, राइट। सबसे पहले तो हमें निकालना है यहाँ पर इफ़िशियंसी, इस चक्र की दक्षता, पूरे चक्र की हमें क्या निकालनी है, दक्षता, राइट। तो चक्रीय प्रक्रम कार्नोट साइकिल की दक्षता, जब हम दक्षता की बात करेंगे ईटा की, तो ईटा की जब हम बात करते हैं तो नेट फॉर्मूला हमें लिखना है नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, परसेंट में निकालना होगा तो इंटू 100 कर देंगे, राइट। आउटपुट में केवल वर्क डन लिखा जाना है, आउटपुट में केवल क्या लिखा जाना है भाई, हमारे तंत्र ने हमें काम का क्या दिया, तो जो कार्य हमें दिया तो नेट वर्क डन अपॉन टोटल इनपुट हमें लिखना है। टोटल इनपुट हमें जब लिखना है तो आप मान लीजिए कि जब भी तंत्र ने इनपुट लिया तो इधर से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ली, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिया, थोड़ी सी यहाँ बाहर दे दी, तो जो बाहर दे दी ऊष्मा के रूप में वो हमारे काम की नहीं है। यहाँ भी Q0, ये DA भी रुदोष में तो Q तो 0 है, और कार्य के रूप में थोड़ा सा यहाँ हमें ऊर्जा मिलती है। तो इनपुट केवल क्या हो गया, ये तो जो लॉस हो गया, तो QCD इज द हीट लॉस, ऊष्मा का हानि हो गया, और QAB इज द हीट प्राप्त जो किया, तो नीचे तो आ जाएगा QAB, क्या आ जाएगा नीचे, QAB। अच्छा, ये सब मोड में लिखना है क्योंकि ये चिन्ह डायरेक्शन के साथ लिखे हुए हैं, तो नीचे तो आ गया QAB। टोटल इनपुट कितना हमने दिया इनपुट, और ऊपर आ जाएगा W नेट, W नेट में WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, और क्योंकि कार्य नेगेटिव भी हो सकता है तो ये मोड। अब जरा हम इन सबको जोड़ लें, WAB WBC, मोड लिखना है, मोड लिखते चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आ गया आपका -nRT/ln, तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ज़रा ध्यान से देखो, WAB nRT1 ln VB/V1 VB/VA प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो WBC और WDA दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो WBC और WDA जैसे मैं लिखूंगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी मुझे केवल क्या लिखना रह गया यहाँ, WCD, और WCD कितना है मेरा, देखो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, यानी ये एक वैल्यू हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो -nRT2 ln VD/VC, ठीक है। ये हमारे टोटल नेट वर्क डन हो गया, डिवाइडेड बाय QAB। QAB कितना है, तो QAB हम यहाँ से लिखेंगे, ये कितना हो गया, nRT1 ln VB/VA, ये हमारे पास आ गया। NR हमारा कैंसिल हो गया, इनफैक्ट ये आगे वाला हिस्सा तो हमारा पूरा ही उड़ गया, तो 1 माइनस T2/T1, और इधर क्या है ln VD/VC अपॉन नीचे क्या है ln VB/VA। कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इन्हें क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये ln ऊपर चला जाएगा, वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी अब तक की एफिशिएंसी आ रही है, हमें अभी ln के बारे में चर्चा करनी है, VD और VC के बारे में क्या होगा। जब हमें VD और VC के बारे में चर्चा करनी है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, राइट। यहाँ पर रिवर्सिबल रुदोष्म है, यहाँ पर भी रिवर्सिबल रुदोष्म है, और रुदोष्म के लिए, उत्क्रमणीय रुदोष्म के लिए आप क्या जानते हैं, उत्क्रमणीय रुदोष्म के लिए आप जानते हैं TV की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट, ये आप लोग जानते हैं। जब TV की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट जानते हैं, तो मैंने BC प्रक्रम के लिए सबसे पहले अप्लाई किया। जब मैं BC प्रक्रम के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो B पर है तापमान T1 इंटू B का वॉल्यूम VB की पावर Γ-1 बराबर T2 इंटू VC की पावर Γ-1। इसका मतलब T2 अपॉन T1 मुझे मिल रहा है
VB अपॉन VC की पावर गामा माइनस 1। ये तो मेरा पहला प्रक्रम हो गया। दूसरे प्रक्रम की मैं बात करूं जो कि है मेरा DA। DA प्रक्रम में जब मैं बात करूंगा तो फिर से यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो TD हो गया T2 इंटू VD की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 TA इंटू VA की पावर गामा माइनस 1। मैंने यहां से फिर से T2 अपॉन T1 जनरेट किया, तो T2 अपॉन T1 क्या आ रहा है, यह आ रहा है VA अपॉन VD की पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मैंने कंपेयर कर दी। जब मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया तो देखिए मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। ये मुझे मिल रहा है VB अपॉन VC बराबर VA अपॉन VD। पावर भी उड़ा दिया मैंने, दोनों तरफ के पावर उड़ा दी। जैसे ही मैंने पावर उड़ाई, अब जरा ध्यान से देखिए, VB अपॉन VA बराबर आ रहा है VC अपॉन VD। और जैसे ही मैंने इसे यहां यूज किया तो ये दोनों एक दूसरे के वैल्यू जो है उड़ गई, और जैसे ही ये दोनों वैल्यूज उड़ी तो आपकी वैल्यूज यहां पर चेंज होकर आ गई, राइट। अब जैसे ही ये वैल्यूज चेंज होकर आई तो हमारा ये आंसर आ गया 1 माइनस T2 बाय T1, राइट। शायद हमसे कहीं साइन किए गड़बड़ हो गई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हमें नेट वर्क डन लिखना था, तो ये वर्क तंत्र ने बाहर दिया तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, और ये वर्क तंत्र को मिला, राइट, तो ये नेगेटिव लिखा जाना चाहिए। VD लेस देन VC है तो अंदर से एक नेगेटिव आ रहा है और बाहर भी हमने एक नेगेटिव लगा दिया, तो ये प्लस होना चाहिए। तो ये अभी प्लस है, लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ रिप्लेसमेंट दूंगा ये नेगेटिव होकर ये आपका एफिशिएंसी आ जाएगा इस तरह की। तो ये आपकी इस चक्र की दक्षता हो गई, और जब ये चक्र की दक्षता हो गई तो ये हमारे पास, अब हमें अच्छे से पता है T2 लेस देन है T1, तो ये T2 लेस देन T1 लेस देन 1, 1 में से लेस देन 1, तो ये एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, राइट। ये हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते थे, अगर हम इसे थोड़ा अच्छे से बात करें तो जो कैसे हम इसे याद रख सकते थे, जरा ध्यान से देखना। ये चीज़ तो आप समझ ही चुके हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं और मैं यहाँ से चीज़ उठाता हूँ दक्षता बराबर। तो दक्षता बराबर क्या मिल रहा है भैया हमें, दक्षता बराबर मिल रहा है WAB अलॉन्ग विद मोड लगा देना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। WCD लॉस है, ठीक है, तो नेगेटिव लिखना है, तो माइनस मोड ऑफ W, आप कह सकते हैं कि WCD मुझे नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, और WAB मुझे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। WAB मेरा नेगेटिव है तो मुझे इसे पोर बनाना, WCD ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन वो घटाना है, डिवाइडेड बाय मुझे लिखना है QAB। अच्छा, मैंने बाकी क्यों उड़ा दी, BC और ये तो उड़ाई दिए, तो WCD मुझे नेगेटिव के साथ लिखना था, WAB मैंने मोड में लिखा। अब WAB जब मैं लिख रहा हूँ, QAB और WAB इस तरह का फ़र्क है, तो QAB तो पॉजिटिव और WAB भी मुझे ये लिखना है, तो ये हो गया 1, तो बेसिकली दिस इज QAB माइनस WCD। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस WCD को क्या मैं यहाँ पर QCD लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसे QCD लिखा और अपॉन लिखा QAB, तो जरा ध्यान से देखना, ही हो गया 1 प्लस QCD अपॉन QAB, परंतु ये QCD जो है नेगेटिव होगा VD अपॉन VD के वजह से, राइट, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये भी लेस देन 1 ही आएगी आपकी एफिशिएंसी, राइट, इस तरह से। तो 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, लेकिन Q2 नेगेटिव होता है तो लेस देन ही आती है। आप इसे फिजिक्स की भाषा में एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो 1 माइनस हीट लॉस डिवाइडेड बाय हीट गेन। अब मैंने हीट लॉस बोल दिया तो मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ। ये रहा आपका हीट लॉस और ये रहा आपका हीट गेन, यहाँ कोई हीट नहीं है तो ये भी एक एफिशिएंसी ही होता है। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं।
ठीक, ये तो बात हो गई चक्रीय प्रक्रम की दक्षता के बारे में। अब हम दक्षता के आगे बढ़कर जो चीज़ हमारे काम की है उस पर बात करें तो वो क्या होगी। मान लीजिए मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ इस चक्र के लिए, वो है समेशन Q बाई टी या समेशन DQ बाई टी मैं लिखना चाहता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है QAB बाय T1 प्लस QBC बाय TBC प्लस QCD बाय T2 प्लस QDA बाय TDA। इस तरह का मुझे सम करना है बेसिकली एक, राइट। तो आप देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। तो बेसिकली QAB बाय T1 प्लस QCD बाय T2, मुझे ये लिखना है QAB मैंने लिखा NRT1 ln VB बाय VA अपॉन T1, QCD मैंने लिखा NRT2 ln VD बाय VC अपॉन T2। तो ये T तो आपके कैंसिल हो गए, राइट। NR आपका कॉमन आ गया और अंदर में मिला मुझे ln VB बाय VA इंटू प्लस में है तो VD बाय VC, ये हमें मिल रहा है अंदर में, ठीक। अब अभी की बात करें तो हमने अभी जनरेट किया था यहाँ पर दैट VB बाय VA इज़ VC बाय VD। तो ये बेसिकली हमें ज़ीरो मिल गया, यानी ये। तो समेशन DQ बाय T, राइट, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस यानी हमने ये DQ क्या लिख दिया, तो इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ इन दोनों को मिलाकर, तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, DQ रिवर्सिबल बाय T इंटीग्रेशन ओवर साइक्लिक प्रोसेस is equals to 0, right, which means to say that this should represent a state function। ये क्या होना चाहिए, एक स्टेट फंक्शन लाइक इंटरनल एनर्जी लाइक एंथैल्पी, राइट। कैसे क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम ए से चले घूमकर ए पर आ गए, कोई चीज़ अगर हमारी उसे जोड़ते गए और वो अगर ज़ीरो हो गई तो DQ अपॉन T हमने जोड़ लिया, DQ अपॉन T जब हमने जोड़ा और वो ज़ीरो आ गया हमारा, जब वो ज़ीरो आ गया तो हमने कहा कि DQ अपॉन T एक स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे इंटरनल एनर्जी या जैसे एंथैल्पी होता है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि जो DQ अपॉन T है, DQ रिवर्सिबल अपॉन T, ये एक ऐसे स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसे हम S से कहेंगे और दैट इज नोन एज एंट्रोपी, राइट। तो Q रिवर्सिबल अपॉन T इज S एंड डेल्टा S इज इंटीग्रेशन DQ रिवर्सिबल अपॉन T, राइट, दैट विल बी द एंट्रोपी। और एंट्रोपी का क्या मतलब है ये अब हम पढ़ेंगे। तो S इज एन अनदर स्टेट फंक्शन जिसके बारे में हमें पढ़ना है, विच इज गिवन बाय Q रिवर्सिबल अपॉन T एंड चेंज इज गिवन बाय DQ रिवर्सिबल अपॉन T। तो डेल्टा S आ जाएगा, DQ रिवर्सिबल T लिखेंगे तो DS आ जाएगा। ये हमारी एक नए स्टेट फंक्शन की बात हो गई। तो आइए बात करते हैं किसकी, एंट्रोपी की, दैट इज अनदर स्टेट फंक्शन। तो बच्चों शुरू करते हैं कार्नोट साइकिल के बाद एंट्रोपी। एंट्रोपी को आप हिंदी में भी एंट्रोपी ही कहेंगे, हालांकि मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है। दूसरा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता।
और सबसे बड़ी और काम की बात ये दर्शाता क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ये, राइट, कि ये क्या दर्शाता है। तो एंट्रोपी दर्शाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल सुनिए बच्चों। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपके पास 3 अलमारी हैं उनकी किताबें रखने के लिए। आपने एक में फिजिक्स रख दिया, एक में केमिस्ट्री रख दिया, एक में मैथ्स रख दिया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कुछ देर के लिए भूल जाते, केवल एक ऊपर फिजिक्स, बीच में केमिस्ट्री, नीचे नीचे मैथ्स आपने रख दिया, व्यवस्था कर दी। फिक्स्ड है, पैटर्न फिक्स्ड है। केमिस्ट्री की सारी किताबें भी एक जैसी है तो उनमें भी कुछ अलग अलग नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बाद आप रोज कुछ पढ़ते हैं, कुछ चालू करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। थोड़े दिनों बाद आप पाएंगे कि आपकी किताबें वापस से अरेंज नहीं रही हैं, राइट, उनका अरेंजमेंट बिगड़ गया है, वहाँ पर एक डिस्टरबेंस आ गया है, राइट, एक रैंडमनेस आ गया है। फिजिक्स की शेल्फ में आपको केमिस्ट्री की बुक्स लिख रही हैं, केमिस्ट्री के में मैथ्स और फिजिक्स दोनों की मिल रही हैं, राइट। अब उसमें अरेंजमेंट में हम घुसे, हर 2 फिजिक्स के बाद 1 केमिस्ट्री मिल रही है, अगली बार 2 केमिस्ट्री मिल गई। अलग अलग तरह की अव्यवस्था वहाँ पर हो सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है, रेंडमनेस हो सकता है। तो the degree of avyavastha, degree of randomness is basically represented by entropy. If entropy says S is equals to 0, that means there is no randomness, there is no disturbances, it is completely uniform, each and everything is simply flawless, हर तरह की क्लियरिटी है वहाँ पर। लेकिन अगर entropy कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब there is an increase in the randomness और increase in the disturbance, यानी जो हमारा पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। लगातार एक फिक्स्ड पैटर्न में एक चीज चलती रहना, दैट इज परफेक्ट क्रिस्टल, राइट, एंट्रोपी 0, राइट। तो व्हाट डज एस रिप्रेजेंट्स? तो एंट्रोपी किसी भी तंत्र की अव्यवस्थाओं की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। एंट्रोपी एस किसी भी तंत्र की अव्यवस्थाओं की कोटि को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, अव्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती है, अव्यवस्थाओं की कोटि को। कोटि बढ़ना मतलब अव्यवस्थाएं बढ़ जाना, राइट। तो हमने भाई रैंडमनेस कई तरह से हो सकता है, तो हमने उसे कोटि में, डिग्री में मेजर कर दिया। फर्स्ट डिग्री रैंडमनेस, सेकंड डिग्री रैंडमनेस। टॉर्चर होता है ना, फर्स्ट डिग्री टॉर्चर यानी केवल डंडे मारेंगे, सेकंड डिग्री डंडों के साथ लात घूसे भी पड़ेंगे, थर्ड डिग्री, राइट, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाएगा, उस तरह की। तो अलग अलग रैंडमनेस आती जाएगी, अव्यवस्थाओं की कोटि बढ़ जाएगी। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब है कि प्रक्रम के दौरान तंत्र में अव्यवस्थाएं बढ़ गई। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है कि प्रक्रम के दौरान तंत्र में अव्यवस्थाएं कम हो गई, राइट। तो इस तरह की मान है। डेल्टा एस मतलब, डेल्टा एस तंत्र में अगर लिखूं तो डेल्टा एस तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र की अव्यवस्थाओं की कोटि में परिवर्तन, राइट। अव्यवस्थाओं की कोटि यानी रैंडमनेस, डिस्टर्बेंसेस बढ़े या घटे, तो मैं कहता हूं यदि डेल्टा एस तंत्र पॉजिटिव है, इसका मतलब अव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, और डेल्टा एस तंत्र नेगेटिव है तो इसका मतलब है अव्यवस्थाएं घट रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर हम कैसे मेजर करेंगे अव्यवस्थाएं? तो भाई आपको तो मैथमेटिकली काम करना है, प्रैक्टिकली तो मेजर करना ही नहीं है। तो फॉर्मूला याद करेंगे और डायरेक्ट मेजर करेंगे, डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला याद क्यों करेंगे? फॉर्मूला तो हम पहले से याद करके आए, फॉर्मूला मिला तभी तो हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला? तो किसी भी प्रक्रम के दौरान डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। उस प्रक्रम के दौरान डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई कि एंट्रोपी क्या है क्या नहीं है। जब मैंने एंट्रोपी की बात की तो इनडायरेक्टली मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल गया, वो सुनो, राइट। मैंने रैंडमनेस की बात करी
तो जब मैंने रैंडमनेस की बात करी तो ठोस की एंट्रोपी हमेशा द्रव की एंट्रोपी से कम होगी और द्रव की एंट्रोपी हमेशा गैस की एंट्रोपी से कम होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा होते हैं, अणु उतने चलायमान अवस्था में नहीं होते, गतिमान में केवल कंपन कर सकते हैं, बाकी रिजिडली फिक्स्ड अपनी एक अवस्था में बैठे रहते हैं उस तरह से। अब ठोस में भी हम और हिस्सेदारी करें तो एस क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी, जहां पर अणुओं का पैटर्न एकदम फिक्स है और वो लगातार समान है, उसकी एंट्रोपी हमेशा अक्रिस्टलीय ठोस से कम होगी। ठीक, छद्म ठोस की एंट्रोपी हमेशा क्रिस्टलीय ठोस से ज्यादा होगी। तो ये भी पैटर्न, ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि अव्यवस्थाओं का मतलब क्या है। आणविक स्तर पर भी अगर पैटर्न एक जैसा है, लगातार बना हुआ है, तो एंट्रोपी को असर करेगा, राइट। तो एंट्रोपी को हमें फुल फ्लेज्ड मैनर में बात करनी है। उसी तरह dq पॉजिटिव है तो डेल एस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर गर्म करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हीटिंग पर आपके एंट्रोपी में पॉजिटिव अंतर आ रहा होगा। फिर आयतन का भी अंतर यहाँ से निकाल लेंगे, फर्स्ट लॉ वगैरह लगाकर आयतन बढ़ाने पर घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जो लगता है आयतन बढ़ाने पर हमें लगता है ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परिभाषाएं हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी बात अब हम करें एक अगले पैटर्न में, वो ये, तो हम करते हैं एक अवस्था फलन है। एक अवस्था फलन है तो एक तंत्र है जो ए से बी जाता है, ये तो है उत्क्रमणीय पथ, और ये मैंने बना दिया एक अनुत्क्रमणीय पथ। इरिवर्सिबल, परंतु प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं सेम है। तो क्या आप डेल्टा एस ए बी रिवर्सिबल क्या लिखेंगे? एस बी माइनस एस ए, और डेल्टा एस ए बी जब हम इरिवर्सिबली गए तब क्या लिखेंगे? तब भी लिखेंगे आप एस बी माइनस एस ए। इसका मतलब आपने क्या लिख दिया? डेल्टा एस ए बी, राइट, डेल्टा एस ए बी रिवर्सिबल बराबर डेल्टा एस इरिवर्सिबल ए बी बराबर होगा फॉर एनी सिस्टम। किसी भी तंत्र के लिए यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान हैं तो डेल्टा एस तंत्र हमेशा बराबर होगा, चाहे आप उत्क्रमणीय रूप से जाएं चाहे अनुत्क्रमणीय, क्योंकि एस एक अवस्था फलन है। और एस कभी भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ऐसा लिखा जा सकता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात होगी। एस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कब एस बढ़ेगा कब घटेगा, किसका ज़्यादा किसका कम, और प्रक्रम में हम कैसे निकालेंगे, इसकी बात भी हो गई। एस पढ़ क्यों रहे हैं, एस का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसकी गणना पर जाने से पहले उस पर बात करें कि एस का मतलब क्या है, इसे पढ़ क्यों रहे हैं, या इसकी गणना की बात करें, राइट। तो जब एस की गणनाओं की बात आती है तो उसमें साथ में हम आता है कि जब हम एस की गणना की बात करेंगे तो हमें यहाँ पढ़ लेना चाहिए एक ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और फिर इसकी गणनाओं पर बात करेंगे, राइट। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है कि आपने कार्नोट साइकिल बनाया, एक उत्क्रमणीय पथ बनाया, लेकिन वहाँ पर भी आपकी दक्षता 100% नहीं आई। इसका मतलब है कि आप तंत्र को जितनी ऊष्मा दे रहे हैं उससे वापस उतना आउटपुट नहीं ले सकते, आप हमेशा आउटपुट कुछ कम ही ले पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ ऊष्मा की हानि तंत्र पक्का करेगा, राइट। तो फिर किस तरह से, किस नियम के आधार पर हमारे प्रक्रम होते हैं? ऊर्जा संरक्षित रहती है, हाँ रहती है, राइट। तो ऊर्जा तो संरक्षित रहती है किसी विलगित तंत्र की, लेकिन विलगित तंत्र में बहुत सारे प्रक्रम अपने आप हो रहे होंगे, उन प्रक्रमों के कारण तंत्र के अव्यवस्थाओं की कोटि सदैव बढ़ती रहती है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास एंट्रोपी की गणनाओं के पहले ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और वो क्या कहता है। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर आप लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है? तो एक विलगित तंत्र
की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, परंतु तंत्र में स्वतः होने वाले प्रक्रमों के कारण तंत्र की अव्यवस्थाओं की कोटि और अव्यवस्थाओं की कोटि किससे नापते हैं हम? एंट्रोपी। सदैव बढ़ती है। हमने क्या कहा कि विलगित तंत्र में भाई ऊर्जा तो आदान प्रदान हो ही नहीं रही है, फिर भी विलगित तंत्र में बहुत सारे प्रक्रम हो रहे हैं। बहुत सारे प्रक्रम हो रहे हैं तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, उन प्रक्रमों का फायदा क्यों है, वो क्यों हो रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि उन स्वतः होने वाले प्रक्रमों के कारण तंत्र की अव्यवस्थाओं की कोटि सदैव बढ़ती है। ये हो गया ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ। और अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो डेल्टा एस आइसोलेटेड सिस्टम is greater than 0 for all spontaneous processes. Spontaneous मतलब स्वतः होने वाले, राइट? या इसे मैं छोटे शब्दों में लिखूं तो वो ये लिख सकता हूं, S of isolated system, विलगित तंत्र ऑलवेज सदैव बढ़ती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रम अपने आप हमेशा होते रहते हैं और स्पॉन्टेनियस के कारण उनकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड तंत्र मानते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ेगी। एस ऑफ यूनिवर्स, राइट, सदैव बढ़ती है क्योंकि अंतरिक्ष एक विलगित तंत्र माना गया है। इसका मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्वतः प्रक्रम। स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अंतरिक्ष को हमने दो भागों में बांट ही रखा है, डेल्टा एस तंत्र और परिवेश। बस उसकी बात करते जाएंगे। डेल्टा एस निकालना हमें आ गया, प्रॉपर्टीज हम पढ़ ही चुके हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर करेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया एंट्रोपी, हो गया सेकेंड लॉ, चैप्टर खत्म होने के कगार पे, राइट? तो आइए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस पर जाने से पहले हमें कुछ बातें और जान लेनी चाहिए। वो ये जो थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट लॉ की, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं क्या हैं, राइट? उसके ड्रॉबैक या उसके लिमिटेशंस क्या हैं? दूसरा, सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोनों चीजें एक ही है, ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट लॉ और द व्हाई सेकेंड लॉ इज नीडेड। फर्स्ट लॉ हमें ये तो बताता है कि एनर्जी कहाँ गई, कितनी गई, किधर से किधर गई, ये बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि एनर्जी कब किधर से किधर जाएगी, अपने आप कैसे जाएगी, राइट? तो सेकेंड लॉ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? जैसे हमें ये तो पता है कि एक गर्म चाय का कप एक ठंडे कमरे में रखने पर गर्म चाय का कप ठंडा होगा, और कमरा जो ठंडा है, अगर चाय बहुत सारी है तो कमरा उस ठंडी गर्म चाय की गर्मी को खुद अवशोषित करेगा। जब गर्म चाय के ठंडे होने की बात करते हैं तो हम प्रथम नियम से आसानी से कह देते हैं ऊष्मा हमेशा उच्च से निम्न की तरफ जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए गर्म चाय को भूल जाएं और कमरे को अपना तंत्र बना लें तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कमरा क्यों ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। उसे भी तो अपना ऊष्मा स्तर निम्न स्तर पर रखना है, राइट? कमरा मेरे मतलब बहुत छोटा सा कमरा, क्योंकि चाय के कप से कमरे के ऊष्मा के स्तर पर लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं चाय का कप बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ा चाय का कप है, यानी बहुत बड़ा सा बाउल है, और कमरा बड़ा छोटा सा है, ठीक, ताकि एक दूसरे के ऊष्मा आदान प्रदान से उनकी ऊष्मा पर। वही चीज हमें समझ में नहीं आती कि क्यों बर्फ
0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर खुद ही ऊष्मा अवशोषित करके खुद ही पिघल जाता है। उसे क्या पड़ी है ऊष्मा अवशोषित करने की? ऊष्मा अगर कम ऊष्मा का स्तर अगर स्थायित्वता कोई दर्शा रहा होता तो दुनिया में, अंतरिक्ष में, इस प्रकृति में कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं होता जिसमें अभिकारक प्रारंभ में उपस्थित स्पीशीज ऊष्मा ग्रहण करके किसी नए में परिवर्तित हो रहा हो। कहीं ना कहीं कोई और कारण होना चाहिए जिसके कारण वे पदार्थ, वे स्पीशीज, अंतरिक्ष के वे तंत्र ऊष्मा ग्रहण कर रहे होंगे। और वो कारण हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से मिलता है कि वे अपनी ऊर्जा तो संरक्षित रखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वे जब ऊष्मा ग्रहण कर रहे होते तो एक बैलेंस बिठाते हैं, एनर्जी मिनिमाइज और रेंडमनेस मैक्सिमाइज। यानी वो एनर्जी कम करना चाहते हैं या अपनी अव्यवस्थाएं बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका एक बैलेंस बना रहे। तो हमारे पास अब दो क्राइटेरिया हो गए, एक तो ऊर्जा स्तर कम करना और एक अव्यवस्थाओं की कोटि बढ़ाना। तो द्वितीय नियम की इसीलिए आवश्यकता थी क्योंकि हम केवल ऊर्जा पर नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा तंत्र किस दिशा में गमन करेगा अपने आप, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस की बात कर रहे हैं हम लोग। एंट्रोपी परिवर्तन की गणना। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। और सिंपल कहानी है, जब एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करेंगे तो आपको सबको पता है, अब मुझे डेल्टा एस अंतरिक्ष की बात करनी है तो मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ पर आ जाता हूँ। डेल्टा एस यूनिवर्स हम दो हिस्सों में निकालेंगे क्योंकि हमने इसे दो हिस्सों में बांटा हुआ है, डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश। डेल्टा एस तंत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा एस तंत्र आपका हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल तंत्र अपॉन टी तंत्र, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, डेल्टा एस परिवेश क्या हो जाएगा? तो डेल्टा एस परिवेश होगा डी क्यू रिवर्सिबल परिवेश अपॉन टी परिवेश, राइट। अब आपको पता है ऊष्मा का आदान प्रदान तो इन दोनों के बीच होगा, इसका मतलब डी क्यू तंत्र प्लस डी क्यू परिवेश, एक ही प्रक्रम की बात करें तो बराबर 0 होना होगा। इसका मतलब मैं रिप्लेसमेंट दे सकता हूँ यहाँ, और कैसे रिप्लेसमेंट दूंगा? मान लीजिए डेल्टा एस परिवेश सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी क्यू तंत्र अपॉन टी परिवेश, राइट। यूजुअली हमारा परिवेश जो है छोटे मोटे ऊष्मा परिवर्तन से तापमान उसका बदलता नहीं है, राइट, क्योंकि चूंकि बहुत परिवेश काफ़ी बड़ा होता है, चूंकि परिवेश तंत्र के सापेक्ष अत्यंत विशाल होता है, अतः सूक्ष्म ऊष्मा परिवर्तनों से परिवेश का ताप प्रभावित नहीं होता है। भाई तंत्र क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा एक कप होगा चाय का, एक सिलेंडर पिस्टन में भरी हुई गैस होगी, बहुत बड़ा होगा तो एक रूम होगा। उन सब से बचे कुचे अंतरिक्ष के ऊष्मा के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका ताप प्रभावित नहीं होगा। ताप प्रभावित नहीं होगा तो हम कह सकते हैं टी परिवेश को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। और जैसे ही हमने टी परिवेश को कांस्टेंट मान लिया तो इसका मतलब डेल्टा एस परिवेश हमारे पास ये टी परिवेश निकल कर बाहर आ गया और डी क्यू हो गया क्यू, तो हमने लिख दिया माइनस क्यू रिवर्सिबल तंत्र डिवाइडेड बाय टी परिवेश। टी बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में क्यू हो गया, ये हमारा डेल्टा एस हो गया इस वजह से।
तो डेल्टा एस आ गया, डेल्टा एस तंत्र आ गया, डेल्टा एस परिवेश आ गया, दोनों हमारे पास आ गए। और अब जब दोनों हमारे पास आ गए तो हम आगे की गणनाएं कर सकते थे। तो मूल फॉर्मूले आ गए, जैसे W के लिए हमने मूल फॉर्मूला निकाला था माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, Q के लिए निकाला था एन सी मोलर डी टी, अलग अलग प्रक्रम में सी मोलर अलग हो जाता है, राइट। उसी तरह हमारे पास मूल फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस का। तंत्र के लिए आया इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल तंत्र डिवाइडेड बाय टी तंत्र, और डेल्टा एस परिवेश के लिए आया माइनस क्यू रिवर्सिबल तंत्र अपॉन टी परिवेश। ठीक, टी परिवेश यूजुअली आपका कांस्टेंट होगा जो लगभग दिया जाएगा। समतापीय में नहीं दिया हो तो आप तंत्र का ताप ही परिवेश का ताप मान सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ जाए तो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग तंत्रों के लिए गणना करते हैं। अलग अलग तंत्रों की गणना की जब बारी आती है तो सबसे पहले आप सबके दिमाग में आता है आदर्श गैस के लिए डेल्टा एस की गणना। जब हम आदर्श गैस के लिए डेल्टा एस की गणना करने जाते हैं तो हमें आदर्श गैस की प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। हम सबसे पहले डेल्टा एस तंत्र की गणना सीखेंगे, फिर डेल्टा एस परिवेश की गणना, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस तंत्र फॉर विभिन्न तरह के सिस्टम, और सबसे पहले आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस से मतलब हमें एक चीज एक्स्ट्रा पता है, क्या, पीवी बराबर एनआरटी यानी पीवीटी में एक संबंध पता है, राइट। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो डेल्टा एस तंत्र का फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी सिस्टम या टी तंत्र, जो भी आप लिखना चाहें। चलो भाई, डी क्यू रिवर्सिबल को अगर प्रथम नियम लगा दें उत्क्रमणीय प्रक्रम की अगर बात कर लें तो डी क्यू के लिए लिखा जा सकता है क्या, इंटीग्रेशन डी यू माइनस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी तंत्र। ठीक है, डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू को लिख सकते हैं एन सी वी डी टी, एन सी वी मोलर डी टी क्योंकि आदर्श गैस है, अपॉन टी, माइनस डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस पी डी वी अपॉन टी। हो गया इंटीग्रेशन, काम खत्म, आंसर आ गया। एन सी वी मोलर आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट, तो डेल्टा एस तंत्र फॉर आइडियल गैस क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो। तो यह आ गया हमारे पास एन सी वी मोलर बाहर डी टी अपॉन टी एल एन टी, प्रारंभ से अंत तक हमें करना है। तो एन सी वी मोलर एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस पी अपॉन टी को आदर्श गैस से पी वी बराबर एन आर टी से पी अपॉन टी को एन आर अपॉन वी लिख दिया, और एन आर अपॉन वी लिखते ही एन और आर बाहर और वी डी वी अपॉन वी, तो एल एन वी, और ये हो गया एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये हो गया डेल्टा एस तंत्र फॉर आदर्श की। ध्यान दीजिए, मैंने अभी कोई प्रोसेस यूज नहीं किया, मैंने सिंपल लिखा है, राइट, सिंपल आदर्श गैस के लिए। अब अलग अलग प्रक्रमों के लिए आप बात कर सकते हैं, डेल्टा एस तंत्र आदर्श गैस। अच्छा, ये चाहे उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय, हमें तो पता है, यानी अगर अनुत्क्रमणीय होगा तभी डेल्टा एस आदर्श गैस यही लिखेंगे हम, और उत्क्रमणीय होगा तब भी डेल्टा एस आदर्श गैस यही लिखेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई, यानी डेल्टा एस आदर्श गैस रिवर्सिबल प्रक्रम, क्या हो गया फॉर्मूला, एन सी वी मोलर एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, and this is also equal to delta S आदर्श गैस irreversible। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आए कि क्योंकि एक अवस्था फलन है तो ए से बी जाने में चाहे वो उत्क्रमणीय जाओ चाहे अनुत्क्रमणीय जाओ, आंसर एक ही आएगा। पर ध्यान रखो, वर्क डन के समय मैंने बताया था उत्क्रमणीय रुदोष्म और अनुत्क्रमणीय रुदोष्म में प्रारंभिक बिंदु समान होने पर अंतिम बिंदु समान नहीं मिलते हैं, ज़्यादा मिलता है। वो एक ग्राफ भी बनाया था टी वाला। इसका मतलब जब रुदोष्म आएगा तो हमें इन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी आदर्श गैस के समय तंत्र की। विभिन्न प्रक्रमों के लिए आप अलग अलग समय पर बात कर सकते हैं आदर्श गैस के लिए, लेकिन विभिन्न प्रक्रमों पर
जाएं उसके पहले हम लोग और भी चीज़ें बात कर सकते हैं, राइट। और भी चीज़ें जब बात करेंगे तो या तो हम प्रक्रमों की अलग अलग तरह से बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्क्रमणीय समतापीय की। रिवर्सिबल समतापीय, रिवर्सिबल समतापीय की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा एस क्या आएगा, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस तंत्र क्या आ जाएगा, टी कांस्टेंट है, समतापीय यानी टी कांस्टेंट है तो टी फाइनल टी इनिशियल बराबर हो गया, ये उड़ गया, केवल पीछे वाला आंसर आया हमारे पास एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, डेल्टा एस तंत्र। नाउ डेल्टा एस परिवेश, डेल्टा एस परिवेश होगा माइनस क्यू तंत्र अपॉन टी परिवेश, क्योंकि समतापीय है तो ये टी और वो टी सब सेम हो जाएंगे। माइनस क्यू तंत्र का मतलब हो गया उत्क्रमणीय है तो डब्लू तंत्र, डब्लू रिवर्सिबल आंसर आ जाएगा, उत्क्रमणीय है अपॉन टी, टी सेम होगा और डब्लू उत्क्रमणीय क्या होगा, राइट। तो डब्लू उत्क्रमणीय होगा माइनस एन आर टी एल एन समतापीय का कार्य v फाइनल बाय v इनिशियल अपॉन टी, टी टी आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा ये माइनस एन आर एल एन v फाइनल बाय v इनिशियल, ये हमारे पास बच रहा है। आप देखिए डेल्टा एस तंत्र प्लस परिवेश, राइट, क्या आ गया, डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश। अच्छा, किसके लिए निकाला हमने ये, तो ये जो हमने योग किया ये किया रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, लेकिन ये योग कितना आ रहा है, ज़ीरो, ये योग कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो समतापीय समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम, राइट, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल आपका ज़ीरो आ गया, राइट। इसका मतलब उत्क्रमणीय जो है वो वास्तविकता में होता ही नहीं है, ये बात सत्य है, हम बहुत पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। उत्क्रमणीय केवल किताबों में लिखाया जाने वाला प्रक्रम है, और ये इनफैक्ट ये चीज़ हम कहाँ भी देख कर आए, साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बराबर क्या था, ज़ीरो था, राइट। ये पहले हमने यही देखा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में टोटल एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। तो तंत्र हम जहाँ से जहाँ ले गए तो इस तरह की हमारी बात हो गई। तो कार्नोट की कहानी वही कहानी, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा शून्य होगा, ये हमें याद रख लेना चाहिए। डेल एस टोटल कुल यूनिवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, किसके लिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। उत्क्रमणीय में तंत्र एवं परिवेश के मध्य लगातार साम्य बना रहता है, और अगर तंत्र घूम घाम कर साम्य बनाते हुए वापस अपनी जगह पर आ गया है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि उत्क्रमणीय में परिवेश भी वापस उसी जगह पर रिस्टोर हो गया है, और जब सब कुछ वैसा ही हो गया है तो डेल्टा एस को जीरो होना ही है, राइट। तो ये हमारी बात आ गई, डेल्टा एस टोटल और यूनिवर्स बराबर जीरो होगा, किसके लिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। रिवर्सिबल समतापीय के बाद हम बात करते हैं इररिवर्सिबल समतापीय की। तो दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, वास्तविकता में होने वाला प्रक्रम है। इसका मतलब हमें पहले से पता है कि डेल एस टोटल हमारा ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, एक बार देखते हैं, राइट। तो डेल्टा एस तंत्र, तो समतापीय में तो कोई तकलीफ नहीं होती, डेल्टा एस तंत्र इररिवर्सिबल, तो हमें पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस तंत्र रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो गया, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, कितना आया, एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, ये इतना आ रहा है हमारे पास। बात करते हैं डेल्टा एस परिवेश की, तो डेल एस परिवेश कितना आएगा, डेल एस परिवेश हमारे पास आ गया, तो ये है माइनस
क्यू तंत्र अपॉन टी परिवेश। चलो टी तो आइसोथर्मल है, हमने सेम मान लिया, लेकिन अनुत्क्रमणीय होने के कारण ये हो गया W अनुत्क्रमणीय, W इरिवर्सिबल अपॉन टी, और अनुत्क्रमणीय में W हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन टी। ठीक, ये हो गया डेल एस। अब हमें इन दोनों को जोड़कर डेल एस टोटल की बात करनी है। जब हम डेल एस टोटल की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। डेल एस टोटल, तो डेल एस टोटल आया आपका एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी अपॉन टी। ये टी में इधर ले गया, ये हो गया एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी अपॉन टी। अब जरा मैं इसे और अच्छे से लिखूं, क्या आ जाएगा ये, तो जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा होगा ये, इसकी बात करें हम लोग। तो ये हमारे पास आ रहा है, क्या ये W रिवर्सिबल हो रहा है परंतु नेगेटिव के साथ, क्या ये W इरिवर्सिबल हो रहा है, तो इसका मतलब है W इरिवर्सिबल, ये वाला हिस्सा नेगेटिव के साथ, माइनस ये माइनस ऑफ W रिवर्सिबल है तो माइनस W रिवर्सिबल अपॉन टी। और आप सब जानते हैं बिना मोड लगाएं अगर आप कंपेयर करें तो इरिवर्सिबल का कार्य हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे वो संकुचन हो चाहे प्रसार हो। इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आया। जैसे ही ये ग्रेटर देन जीरो आया तो आप समझ गए ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था, एंट्रोपी बढ़ना ही बढ़ना है, वास्तविक होने वाला प्रक्रम है। तो डेल एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। नेक्स्ट कंक्लूजन, यूनिवर्स भी लिख सकते हो टोटल की जगह, राइट। तो इस तरह की हमारी ये बात हो गई। ये बात हुई इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की। किसकी बात हुई? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की, राइट। नेक्स्ट प्रक्रम पर चलें, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक तो हम एक ही तरह से कराते हैं, केवल रिवर्सिबली, राइट। तो उसकी चर्चा करते हैं। तो रिवर्सिबल आइसोबारिक के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन, दाब नियत है, दाब नियत है तो डेल एस तंत्र एन सी वी मोलर एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और आपको पता है अगर आदर्श गैस के लिए दाब नियत है तो T2 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन V1 होगा, यानी ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और CV मोलर प्लस R जो कि CP हो जाता है, राइट। बाहर ln या तो T में लिख दो या आप किस में लिख सकते हो, V में लिख सकते हो। तो ये हो गया NCP मोलर ln T फाइनल बाय T इनिशियल, या आप किस में लिख सकते हो, V में भी लिख सकते हो, V फाइनल बाय V इनिशियल। ये डेल एस तंत्र हो गया। डेल एस परिवेश की बात करेंगे हम लोग। तो डेल एस परिवेश, डेल एस परिवेश की जब हम बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू तंत्र अपॉन टी, ये टी सराउंडिंग वाला है, ठीक। यहाँ तो ताप बदल रहा होगा आपका, और माइनस क्यू तंत्र की जगह, राइट, क्योंकि अब आपको बात करनी है क्यू की, तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, तो माइनस एन सी पी मोलर डेल्टा टी अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक। अब जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर परिवेश प्लस तंत्र की मिलाकर, तो यहाँ पर डेल एस तंत्र प्लस डेल एस परिवेश कि जब हम बात करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एन सी पी मोलर तो कॉमन, इधर आया एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल माइनस डेल्टा टी अपॉन टी सराउंडिंग। ये हमारे पास आ रहा होगा। अब आपको
इसे जब बात करेंगे तो हम सबको पता है आपको इसकी वैल्यू फॉर्मुलेट करनी है, और इसे अगर रिवर्सिबल है तो इक्वल टू 0 लिखना होगा, और इसे इरिवर्सिबल है तो आप इसे बात कर रहे होंगे ग्रेटर देन 0 की। लेकिन आप सब जानते हैं दाब नियत रखते हुए गैस को गर्म करके प्रसार करना, राइट, ये प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है, इसलिए आप इसे केवल किताबों में बात करते हैं और कहते हैं कि ये लगभग आप 0 लिख सकते हैं। इस तरह की बात आप यहाँ पर कर रहे होते हैं, राइट। तो इसे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस टी फाइनल टी इनिशियल माइनस 1 जोड़ दिया, घटा दिया, फिर डेल्टा टी फॉर्मुलेट कर लिया, और फिर एल एन के एक्सपेंशन की बात कर रहे होंगे ताकि आप इसे मैनेज कर पाएँ, ठीक। तो भी आपको कोशिश करनी होगी और ये मानना होगा कि टी इनिशियल टी सराउंडिंग सेम होंगे, तब जाकर आप इसे मैनेज कर पाएंगे। मूल लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में, आइसोबारिक प्रक्रम जब हम करा रहे होंगे, राइट, तो प्रक्रम क्योंकि वास्तविकता में आप संभव नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ के डेल्टा एस तंत्र में फ़र्क आ रहा होगा, आपको इतना याद रखना है। अब बात करें आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में भी वही इक्वेशन है, वैसी ही कहानी। आइसोकोरिक में ये हिस्सा उड़ जाएगा, ये बच जाएगा, और डेल्टा एस तंत्र की जब बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, ठीक। तो बात करते हैं आइसोकोरिक की, समायतनीय प्रक्रम की। समायतनीय में जब हम बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस तंत्र आपका रिड्यूस हो गया, केवल आगे वाला हिस्सा ही रह जाएगा। ये और डेल एस परिवेश की जब हम बात करेंगे तो डेल एस परिवेश भी आपका माइनस एन सी वी मोलर डेल्टा टी अपॉन टी सराउंडिंग ही आएगा। ये दोनों क्लियर है, यहाँ पर वही कहानी होगी फिर से, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रुदोष्म की, जहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कहानी अलग अलग चलती है, राइट। तो रिवर्सिबल रुदोष्म की बात करेंगे और फिर इरिवर्सिबल रुदोष्म की। तो जब भी हम रुदोष्म हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है क्यू तंत्र 0 या डी क्यू तंत्र 0। जैसे ही मैंने ये लिखा तो डेल्टा एस परिवेश इक्वल टू 0, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों के लिए। क्योंकि डेल्टा एस परिवेश में तो डायरेक्ट क्यू लिखना है ना, तो क्यू तंत्र 0, इसलिए ये हमने लिख दिया। अब बात करते हैं डेल्टा एस तंत्र की। हमें उत्क्रमणी में 0 लेकर आना पड़ेगा डेल्टा एस तंत्र, तभी तो डेल्टा एस टोटल 0 होगा, और अनुत्क्रमणीय में हमें नॉन 0 लेकर आना पड़ेगा, तभी टोटल नॉन 0 आएगा। अब जरा देखिए, तो ए पार्ट उत्क्रमणीय। एक चीज है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में एक फर्क है, वो ये कि उत्क्रमणीय में पीवी गामा बराबर कांस्टेंट है, या आप इसे लिख सकते हैं टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल बराबर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा। होपफुली आप इसे समझ सकते हैं। कैसे लिखा होगा, मैंने एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो ये हो गया होगा टी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा माइनस 1 बराबर टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा माइनस। टी इनिशियल इधर ले आऊँगा, वी फाइनल को इधर ले गया, लेकिन पावर उल्टी कर दी तो ये मिल गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं काम की। तो डेल एस तंत्र, डेल एस तंत्र है एन सी वी मोलर एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। उत्क्रमणी के लिए बात कर रहे हैं एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। टी फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूं, ये जैसे ही मैंने टी फाइनल की जगह ये रिप्लेस किया, एन सी वी मोलर एल एन क्या रिप्लेस किया, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा एन आर एल एन, ये है वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, राइट। तो ये 1 माइनस गामा जैसे मैंने इधर उतारा, सी वी का वैल्यू लिख दिया आर अपॉन गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल प्लस एन आर एल एन
V फाइनल बाय V इनिशियल, ये हमने लिखा। और आप ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस गामा और ये कटकर माइनस एक जनरेट कर गए, और माइनस जनरेट होते ही ये इक्वल टू हो गया 0। ठीक, तो डेल एस तंत्र किसके लिए 0 आया भैया? ये तो ये 0 आया किसके लिए? जब ये वैलिड हो, और ये वैलिड किसके लिए? उत्क्रमणीय के लिए। उत्क्रमणीय रुदोष। आज से इसका नाम एक और हो गया, सम एंट्रोपीय प्रक्रम। क्या हो गया? सम एंट्रोपीय प्रक्रम। इंग्लिश में बोलेंगे आइसोएंट्रोपिक, सॉरी आइसोएंट्रोपिक। तो इस तरह से हमारे पास डेल एस तंत्र फॉर रिवर्सिबल 0 आ गया। अब जरा हम डेल एस इरिवर्सिबल की बात करें, बी इरिवर्सिबल। तो लिखना तो वही है, क्योंकि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जाता तो वही है, लेकिन अब फर्क क्या होगा? तो हम लिखेंगे डेल एस तंत्र NCV मोलर अलग होता है T फाइनल इरिवर्सिबल अपॉन T इनिशियल प्लस NRln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और हमें पता है T फाइनल इरिवर्सिबल हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो T फाइनल इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन T फाइनल रिवर्सिबल, राइट। तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया T फाइनल इरिवर्सिबल बराबर X इंटू T फाइनल रिवर्सिबल, वेर X जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्यों है? क्योंकि X बराबर है T फाइनल इरिवर्सिबल अपॉन T फाइनल रिवर्सिबल। तो एक X इंट्रोड्यूस कर दिया। आप जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। तो जैसे आपने X इंट्रोड्यूस किया, डेल एस तंत्र आपको मिल रहा है, डेल एस तंत्र आपको मिल रहा है NCV मोलर ln X इंटू T फाइनल रिवर्सिबल अपॉन T इनिशियल प्लस NRln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें अलग अलग किया, NCV मोलर ln X प्लस NCV मोलर ln T फाइनल रिवर्सिबल प्लस T इनिशियल प्लस NRln, यह आ गया आपके पास V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और आपको पता है ये दोनों मिलाकर तो 0 होते ही हैं। क्यों 0 होते हैं? डेल एस रिवर्सिबल एडियाबैटिक तंत्र। ठीक, तो ये क्या मिला मुझे? डेल एस तंत्र NCV मोलर, और X का वैल्यू रख दो। अब क्या हो गया? T फाइनल इरिवर्सिबल अपॉन T फाइनल रिवर्सिबल। और आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव। तो डेल एस तंत्र किसके लिए? अनुत्क्रमणीय रुदोष्म के लिए क्या आता है? ग्रेटर देन 0, राइट। डेल एस सराउंडिंग तो दोनों में 0 है, लेकिन इसके लिए ग्रेटर देन 0 आता है, अर्थात डेल एस टोटल फॉर अनुत्क्रमणीय रुदोष्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि तंत्र ग्रेटर देन 0 है, जबकि सराउंडिंग दोनों का 0 है। रिवर्सिबल में तंत्र भी 0 है, सराउंडिंग भी 0 है, टोटल भी 0 है। तो इसीलिए उत्क्रमणीय रेडॉक्स को हम क्या कहते हैं? सम एंट्रोपी प्रक्रम। तो बच्चों देखो, ये वर्क वाली चीज़ जो हम अभी थोड़े दिन पहले पढ़े थे, वो यहाँ पर काम आई हमारे। और एक और चीज़ हमारे काम आई कि अनुत्क्रमणीय का कार्य हमेशा उत्क्रमणीय से ज़्यादा होता है। इसके बिहाफ पर हम कह पाए 2 इंपॉर्टेंट बातें। डेल एस रिवर्सिबल, राइट, यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रक्रम, डेल एस universe for reversible prakram is always greater than 0, and del S universe for irreversible prakram is always greater than 0। तो एक जगह इक्वल टू 0 और एक जगह ग्रेटर देन 0 हमेशा आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी ठोस, द्रव, भौतिक अवस्था परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंट्रोपी परिवर्तन अगले टर्न पर बात करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।